हेलो, राम राम सभी को। मेरा नाम विश्वा है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। और आपको जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस सुनाने वाला हूँ वो हर किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 बार आए हैं। और लास्ट 15 to 20 ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं वो सभी इसमें आएंगे। मिक्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वापस सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, सोल्डरिंग इन दिष्ट धारा सिद्धांत के अनुसार, है ना। 5th मतलब चैप्टर का नाम है सोल्डरिंग एम मतलब डीसी थ्योरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर है, किसी कुंडली का प्रतिरोध फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, मतलब तार को लंबा करके। वही पहले वाले चैप्टर में था ना, व्यास अगर व्यास बड़ा होगा और मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, है ना। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जितने फेरों की संख्या बढ़ेगी कोयल इंडक्टेंस बढ़ेगा, और जितना पतला वायर प्रयोग होगा उतना रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। आर बराबर रो एल बाई ए। आर प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए के। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। ड्राई सोल्डर नामक कोई पद ही नहीं होता। अच्छा, ड्राई सोल्डरिंग कोई परिपथ नहीं होता। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम कुछ नहीं होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें जैसे पहले टिन और लेड को मिलाकर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में टांका लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है, मतलब सोल्डरिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है सोल्डरिंग में, मिश्र धातु में। अगला क्वेश्चन है, धारा वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग का एक बल डालेगा यदि रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग क्या है, धारा का प्रवाह करने वाला एक लंबा सीधा चालक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। चालक रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का प्रवाह करता है, धारा वहन करता है, क्योंकि जब तक एक में धारा प्रवाहित होगी तो कोई बल एक दूसरे पर आरोपित नहीं होगा। क्योंकि जब तक एक में धारा प्रवाहित होगी किसी और बल तो कोई बल एक दूसरे पर आरोपित नहीं होगा। चुंबकीय बल हेतु दोनों में धारा का प्रवाह होना जरूरी है, चाहे एक समान हो या विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न है, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध लगाई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। मतलब वोल्टेज में वृद्धि होगी तो टंगस्टन का फिलामेंट का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, क्योंकि टंगस्टन एक शुद्ध पदार्थ है अर्थात टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब इसका वो फॉर्मूला होता है, आर टी बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर टी बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर टी बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर क्या, एल्फा है यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक। यदि आई एम्पियर में धारा आई एम्पियर में धारा है, आर ओम में प्रतिरोध है तथा सेकंड में समय है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? जूल का नियम है, सबको पता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल होता है। या फिर अगर इसको कैलोरी में करें, अगर जैसे एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है तो जूल में हो गया, जूल का नियम है ना। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी समय। और अगर जैसे इसको कैलोरी में करें तो कैलोरी में क्या करेंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18, मतलब 4.18 से भाग दे देंगे तो कैलोरी में निकल जाएगी। एक कैलोरी बराबर होता है, क्योंकि एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल।
1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो जूल से अपन 4.18 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4.18 जूल। 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोध 30 वोल्ट परिपथ में समांतर में जोड़ा गया है। 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अच्छा, धारा का मान, ओके। तो सबको पता है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है 3 और 10 और 15 को कितने से? 30 वोल्ट से। तो सबसे पहले अपन समांतर के लिए 1/r करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/3 + 1/10 + 1/15, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा मतलब 30/50, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। अब 2 ओम का V = IR से करंट निकाल लेंगे 30/2, है ना। 30/2 मतलब प्रतिरोध 2 ओम, प्रतिरोध इक्विवेलेंट आया ना 2, तो 30/2 30 वोल्ट और 2 पर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी टोटल में सर्किट में, है ना। अब 15 एम्पियर की तो धारा प्रवाहित होगी और उसमें उसके फिर अपन वापस ओम्स का ओम लो लगाएंगे। V = IR, तो आई अपन को करंट निकालनी है तो हर किसी में निकाल सकते हैं अपन, जैसे 1 ओम है, एक तो है ना, हर किसी में निकाल सकते हैं। मतलब उसके वोल्टेज से उसमें उसके टोटल वोल्टेज है 30, तो उसमें उसके है ना रेजिस्टेंस का डिवाइडेशन कर देंगे। टोटल एम्पियर अपने पास कितना है करंट? 15 एम्पियर। तो अब जैसे 3 ओम के लिए निकाल तो 30/3 10 एम्पियर इसमें प्रवाहित होगी। तो अपना आंसर आ गया, वैसे तो 10 एम्पियर अपना आंसर आ गया। अब ये 10 ओम के लिए पूछता तो 30/10 तो 3 एम्पियर और 30/15 2 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक स्थिर धारा स्रोत 1 किलो ओम के लोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी प्रवाहित होगी? अच्छा, तो देखो क्या है, चूंकि 1 किलो ओम के लोड पर 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इससे 1 ओम का आना अपन 1 ओम पर निकाल लेंगे 1 ओम पर कितनी करंट आती है। अब यहाँ पे 1 किलो ओम पर 0.4 दे रखा है, तो 1 किलो ओम पर 0.4 बटे किलो में है तो 0.4/1000, और इसमें दे रखा है 100 ओम पर कितनी, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4/1000 × 100, तो 2 0 से 2 0 कट गई तो आ जाएगा 0.04 एम्पियर। 0.04 एम्पियर मतलब 40 × 10⁻³ एम्पियर मतलब 40 मिली एम्पियर। 40 आंसर हो जाएगा 40 मिली एम्पियर। एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 55 ओम है तथा विद्युत धारा I 4 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज V = IR से निकाल देंगे, 4 × 55 220 वोल्टेज होगा। किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी IR बीजीय योग होता है, शून्य होता है। किरचॉफ के नियमानुसार किसी बंद लूप में सभी IR का बीजीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या कहता है? किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजीय योग शून्य होता है। तथा द्वितीय नियम कहता है, द्वितीय नियम से परिपथ में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल तथा उस परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल के योग का मान शून्य होता है। द्वितीय नियम का क्या है? द्वितीय नियम से परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध और धारा द्वितीय नियम से परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध और धारा का गुणनफल तथा उस परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल के योग का मान शून्य होता है। किरचॉफ की द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं और फर्स्ट नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब दोनों पिंडों पर एक समान मान का तथा विपरीत ध्रुवता का आवेश उत्पन्न होता है। एक समान मान का मतलब समान वैल्यू एक होगी लेकिन चार्जेस दोनों में अलग अलग होंगे। विपरीत ध्रुवता का आवेश उत्पन्न करते हैं। जब किसी V
विसंवाही पदार्थ जैसे कांच, फेलालेन या एबोनाइट की छड़ रेशम से रगड़ी जाती है, तब यह कागज या अन्य पदार्थ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। इसका कारण है कि परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया में ये पदार्थ धन या ऋण आवेशित हो जाते हैं। ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। विद्युतिक होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रगड़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। वाट प्रति घंटा की इकाई क्या है? वाट प्रति घंटा की इकाई है इनमें से कोई नहीं है जो ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे तो वाट प्रति घंटा की इकाई है, वैसे शक्ति होती है। वाट प्रति घंटा किसी का इकाई नहीं होता, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति में समय को गुणा कर दिया जाए तो ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, उस समय शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो शक्ति का मात्रा क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। जूल पर शक्ति मतलब पावर इज इक्वल टू VI होता है ना। पावर इज इक्वल टू VI होता है, तो मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर होता है पावर का मात्रक। पावर शक्ति का मात्रा वोल्ट इंटू एम्पियर भी होता है। और यहाँ पावर शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को कहते हैं कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रा जो जूल प्रति सेकंड, मतलब उसको भी वॉट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड वॉट होता है। तो मतलब 1 जूल प्रति सेकंड को 1 वॉट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तार का तापमान बढ़ता है तब उसके बीच विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, इसका कारण है। मतलब आंसर है, जब किसी धातु के तार का तापमान बढ़ता है, जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का तापमान बढ़ता है। इसका कारण है कि चालन इलेक्ट्रॉनों का धातु के परमाणु के साथ जो संघट्ट होता है वह ऊर्जा छोड़ता है जो कि ऊष्मा के रूप में दिखाई पड़ता है। किसी तार में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की पदार्थ के परमाणुओं से गति के कारण टकराव होने से गतिज ऊर्जा का काफ़ी भाग आयनों को स्थानांतरित हो जाता है। परमाणुओं की कंपन की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फलतः चालक पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं जिनसे एक त्रिभुज बना है। किन्हीं दो कोनों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब 6 ओम के रेजिस्टेंस है ना, जिनको ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल मतलब एक तरीके से समबाहु त्रिभुज वाला है। तो इसमें क्या होगा? मतलब 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को तो श्रेणी में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 ओम है ना। और फिर 1/12 प्लस 1/6, मतलब 2 ओम को तो दो रेजिस्टेंस को तो श्रेणी में लेके ऐड कर लेंगे, और एक को ना समांतर में ऐड कर लेंगे। तो 1/12 प्लस 1 1/6, तो 4 ओम आ जाएगा इसका आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। और अगला प्रश्न भी है कि भाई दो पैरेलल ऑपरेशंस हैं। 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाया गया, एक तो, और 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाया, तो हो गए बट टोटल 4 है। पर 2 के पेयर करके पैरेलल लगाया, तो वही 1/1 1/2 प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। R इज प्रोपोर्शनल टू रो L/A होता है, रो L/A। तो R प्रतिरोध है, L लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और रो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो R बराबर R0 1 + α/t। तो कहने का मतलब है किस पर निर्भर करता है? सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ कट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और लंबाई और तापमान पर भी निर्भर करता है।
लेंथ और टेम्परेचर। ए बी के पार प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो साइड है तो वैसे है। अच्छा, तो मतलब इस तरह का ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या होगा? मतलब तीनों ही पैरेलल है, ऐसे ऑपरेशन में तीनों ही पैरेलल है। ठीक है, तो ये बता दो 10 ओम के 3 प्रतिरोध पैरेलल में है तो 3.33 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी में जुड़े हुए हैं। R1 ज़्यादा है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। तो शक्ति का क्या होगा? शक्ति किस में ज़्यादा प्रभावित? शक्ति वह मतलब पावर का लॉस सबसे ज़्यादा किस में होगा? पावर का लॉस सबसे ज़्यादा होगा R1 में। जो जब जब 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी में R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 से जुड़े हों तो R1 में अधिकतम शक्ति व्यय होगी, क्योंकि प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक चालक में वोल्टतापात भिन्न भिन्न होगा। और ये ओम के मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा, जिसका सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा ना, वहीं पावर का डिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगा, पावर शक्ति व्यय में उसी में होगा। तो R1 का सबसे ज़्यादा है तो R1 में अधिकतम होगा शक्ति व्यय। एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है और विशिष्ट प्रतिरोध 1.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। अब माइक्रो ओम सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 1.5 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस का 6 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 10 की पावर सेंटीमीटर तो होता है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो वही 10 की पावर माइनस का 2, तो टोटल क्या हो गया? 10 की पावर माइनस का 8। ओम इंटू मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ना, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 का भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगी दो पावर। तो माइक्रो में 10 की पावर माइनस का 6 और ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो वो वही आर बराबर रो एल बाई ए से करेंगे तो आर बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 90 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। एक को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये भी इसका भी अपन करेंगे कि इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखी है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखी है, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है तो एरिया को तो डबल स्क्वायर करते हैं ना, तो वही पावर डबल हो जाएगी, माइनस का 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो 1.0135 ओम आ जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलाम का नियम डैश के काफ़ी अनुरूप है। वो सबको पता है, कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। मतलब विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलाम का नियम कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के काफ़ी अनुरूप होता है। कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K का मान क्या होता है? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो K प्रोपोर्शनल हटाएंगे K कांस्टेंट आ जाएगा, है ना? तो और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे निर्वात में विद्युतशीलता, और वही है ई एप्सिलॉन नॉट आर है सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव मतलब। अगला प्रतिरोध है, अगला प्रश्न है कि भाई 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में है, मतलब श्रेणी में जुड़े हुए हैं और 18 वोल्ट की बैटरी जो है सर्किट में धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो 3 और 6 9 एम्पियर हो गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज 18 तो 18/9 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न है 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए किसी विद्युत परिपथ में 100 ओम प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है। परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक उपयुक्त रहेगा? ठीक है, ये बताना है। तो I इजिकल टू वही 0.3 एम्पियर दे रखा है, R बराबर 100 एम्पियर दे रखा है, तो V इजिकल टू आई आर से मैं टोटल वोल्टेज निकाल लूँगा
0.3 इंटू 100 30 वोल्ट, तो इसका वो आ गया। अब इसमें निकालनी है परिपथ के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रतिरोध उपयुक्त होगा। अभी इसमें अलग अलग वो दे रखे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो 100 इसमें है क्या, अलग कौन सा प्रतिरोध उपयुक्त होगा, और मतलब सभी प्रतिरोध तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है 100 ओम, तो सभी ऑप्शन में 100 ओम है, लेकिन उसके सामने ना पावर अलग अलग है, हर किसी में पावर अलग अलग है। तो पावर निकालने के लिए अब जैसे 30 वोल्ट, तो मतलब 0.3 इंटू 100 किया, 30 वोल्ट आ गया। वोल्ट V इक्वल टू आई आर से 30 वोल्ट इसकी वोल्टेज आ गई। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से इसकी पावर निकाल देंगे, क्योंकि अपन को कैसे भी निकाल लो, 30 इंटू 30 अपॉन 100, तो 9 वोट आ गया। तो 100 ओम और 9 वोट का पावर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पियर है। धारा का मान 1 एम्पियर है। प्रत्येक प्रतिरोधक अगर 1 एम्पियर है धारा का मान, है ना, तो मैं तो तीनों को मान लेता हूँ x, तो 3x। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। अब मुझे निकालना है प्रतिरोध, तो V इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन आर निकालना है, तो 18 अपॉन 1, तो 1 आई का मान, करंट का मान तो एक ही है, धारा का मान 1 एम्पियर, 18/1, 18 आ गई, 18 आ गई, और 3 आर है, तो 1 आर के लिए क्या होगा, 18/3, तो 6 एम्पियर 6 ओम का रेजिस्टेंस होंगे। अगला प्रश्न, 0.5 वोल्ट स्रोत में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा। वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, प्रतिरोध है 1 × 10⁻³ ओम, किलो में ना, तो 10⁻³ कर दिया, तो वही कर देंगे। आई बराबर V अपॉन आर, 1.5 अपॉन 1000, तो आ जाएगी 0.0015 एम्पियर, 0.0015 एम्पियर। 220, अगला प्रश्न है, 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है, इसकी प्रयुक्त वोल्टेज होनी चाहिए। 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर की धारा लेती है, तो वोल्टेज निकाले, V इक्वल टू आई आर, 220 × 2 440 वोल्ट आ गया। दिए गए परिपथ में आई, मतलब वही है, ट्रायंगल जैसा दे रखा है, 30 ओम के प्रतिरोध लगा रखे हैं, तो 30 और 30 60, 1/30 प्लस 1/60, 60 आ गया, 30 2 + 1 2 और 1 3 3 3/60 20 एम्पियर आ गया। सॉरी 20 जो आया वो तो आया क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम। अब इसमें क्या पूछा है, आई का मान पूछा है करंट का, तो V इक्वल टू आई आर, ना, V इक्वल टू आई आर, V कितना दे रखा है अपने पास, 2 वोल्ट की उससे कनेक्टेड है बैटरी से, तो 2/आई कितना आया, आई आया अपने पास 20, 2/20 1/10 एम्पियर आ गया, 0.1 एम्पियर या फिर 1/10 एम्पियर। अब अगला प्रश्न है, प्रतिरोध P के किस प्रदर्शित मान हेतु परिपथ 1080 वॉट वितरित होगा। मतलब 2 बैटरीज है, एक 100 वोल्ट की बैटरी, एक 100 वोल्ट की है, और एक 150 वोल्ट की है, जो ना सीरीज में 2 एम्पियर 2 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध जुड़े हैं, और बीच में पावर प्रतिरोध P लगा हुआ है। अपन को P का मान निकालना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले है ना आई निकालेंगे करंट। अब इसमें जब ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है, तो कैसे निकलेगा करंट, मतलब ये 100 वोल्ट और 150 वोल्ट, तो दोनों में का डिफरेंस कितना होगा, 150 - 100 50 बटे दोनों का रेजिस्टेंस 2 और 4 6, तो 50/6 8.33 एम्पियर, तो ये करंट आ गई अपने पास इस सर्किट की। ठीक है, अगला मिडिल पॉइंट पे अपन को है ना वोल्टेज निकालना है सबसे पहले। तो मिडिल पॉइंट पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, किसी से भी ले लो, मतलब किसी भी तरफ से कर लो। जैसे इसमें 200 ओम की साइड में 2 ओम है, और 150 की साइड में 4 ओम है ना, रेजिस्टेंस है। तो मैंने है ना बीच का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए क्या किया, 100 प्लस 100 मतलब इसमें क्या किया, 100 प्लस वोल्टेज निकाल, 100 प्लस, है ना, बीच का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए, मिडिल पॉइंट वोल्टेज है ना,
100 प्लस जो एम्पियर है उसको 2 से गुणा कर दिया, वही V इज इक्वल टू आई आर करते हैं, है ना। V इज इक्वल टू आई आर करते हैं, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू गुणा कर दिया, मतलब करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 8.33, तो उसको गुणा कर दिया 2 ओम से, है ना, तो मतलब 16.67 के आसपास, और उसको 100 में जोड़ दिया, मिडिल पॉइंट का वोल्टेज आ गया 116.67 वोल्टेज। ठीक है, ये आ गया 116.67 वोल्टेज, डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, 116.67 वोल्टेज, ये आ गया फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, 167, उसके बाद अब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होगा, 2 गुणा 4 बटे 2 प्लस 4, बीच में जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध, तो 3 दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए, तो 2 गुणा 4 प्लस वही गुणा ऊपर नीचे प्लस 2 गुणा 4 प्लस 2 प्लस 4 1.33 ओम आ गया। अब इसके लिए क्या है, जब ऐसा जब बीच में मिडल पाएगा तो उसके लिए डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, V² इंटू आर अपॉन आर प्लस आर टी एच, VTH स्क्वायर, मतलब VTH का स्क्वायर, VTH मतलब जो VTH बीच का वोल्टेज है ना, VTH V² TH मतलब VTH का स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर टी एच। अब VTH क्या है, 116.67 का स्क्वायर इंटू आर अपन को निकालना है, आर अपन को निकालना है, और पावर इक्वेशन सवाल में दे रखी है 1080 ओम, 1080 वाट, है ना, तो 116.67 का स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस, और वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला अपन ने 1.33, तो वही ऐसे टोटल वोल्ट ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 9.75 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हुए हैं, R1 सबसे ज़्यादा है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, R1 सबसे ज़्यादा है। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4 इसके समांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध का तुल्य इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना होगा। अच्छा, तो अगर एक R4 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो सबसे कम प्रतिरोध से सबसे कम जो पहले सर्किट में जो सबसे कम ओम का प्रतिरोध था उससे भी कम हो जाएगा, तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, तो R3 सबसे कम, तो R3 से भी कम हो जाएगा जब R4 को अपन समांतर में इसके जोड़ देंगे। एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है, प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब क्या है, सबसे पहले ब्राउन, तो बी ब्लैक ब्राउन, तो 0 1 1 आएगा, है ना। बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से, तो इससे निकाल देंगे, तो इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 6 ओम, या 10 की पावर 6 को कहते हैं मेगा बोलते हैं, तो 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। 2 प्रतिरोध R1 R2 विद्युत स्रोत से समांतर जुड़े हैं, 2 प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर जुड़े हैं, R1 का मान R2 से 4 गुना है, दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर मतलब पैरेलल जुड़े हैं, R1 का मान R2 से 4 गुना है। ठीक है, R1 का मान R2 से 4 गुना, R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, मतलब वैसे तो धारा R2 की 1/4 होगी, है ना, 5 R1 का मान R2 के 4 गुना, मतलब R1 है 4 R2, या R2 है, R2 बराबर है R1/4। ठीक है, R1 का मान 4 गुना, R2 का मान 1 है, ये मान लो। प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना, तो R1 का प्रतिरोध R2 से 4 गुना है, तो उस R1 में, कहने का मतलब ये है कि R1 का प्रतिरोध R2 से, है ना, R2 का 1 है, R1 का 4 है, तो R1 का प्रतिरोध R2 से 4 गुना अधिक है, तो V = IR है ना, तो उसमें R नीचे आ जाता है I करंट से, तो वही है, एक अब प्रोपोर्शनल है, तो अगर 4 गुना ज़्यादा 4 गुना है तो अधिक है, तो उसमें 1/4 धारा प्रवाहित होगी R1 में। R1 का मतलब R1
R1 में R कम होगी ना, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी धारा कम प्रवाहित होगी। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब R2 1 है, R2 1 है, R1 4 है। तो R2 में तो 4 गुना R2 1 है ना, तो उसमें 4 गुना धारा प्रवाहित होगी, मतलब एक जैसे मान लो 4 एम्पेयर की। और इसमें कितनी होगी, 1 एम्पेयर की, 1/4। तो इसमें कहने का मतलब है कि जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना, उसकी उतनी धारा प्रोपोर्शनल धारा प्रवाहित होगी। तो 1/4 प्रवाहित धारा का मान 1/4 होगा, 1/4 मतलब। दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है, दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है कि भाई दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। धारा की दिशा समय के साथ बदलती नहीं है। धारा दोनों दिशाओं में नहीं प्रवाहित होती, मतलब वही प्लस माइनस साइनसोइडल नहीं होती है। धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई धुआं ऐसे कौन सा वायर है जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो लेड शील्ड वायर, शीशे से लिपटी तार जो होती है ना, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का शीशे से लिपटी तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथा दिए गए टीआरएस तार, वीआईआर तार तथा लचीले तार पर प्रभाव पड़ता है। मतलब टीआरएस तार, वीआईआर तार और लचीले जितने भी तार है ना, उन पे धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। लेकिन शीशे से लिपटी वाला लेड शील्ड वायर पर धुआं, अम्ल, क्षार इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दो तारे जिनका प्रतिरोध R है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस यौगिक को एक R/2 प्रतिरोध की तार से श्रेणी में जोड़ा गया। कुल प्रतिरोध का मान। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि दो R की मान मैं मान लेता हूँ 2, तो 2/2 है ना। दो रजिस्टेंस तो पैरेलल में है और उनसे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस श्रेणी में है, मतलब सीरीज में। तो जैसे मान लो R का मान 2, तो 2 है, तो R/n करते हैं उसके लिए समांतर में। तो R/2/2 तो कितना आ गया, 1। और 1 और 2 3 आ गया। वो सॉरी, R/2 है, वो जो श्रेणी में लगा हुआ प्रतिरोध में R/2 है, ठीक है। तो ये 2 माने तो वो 1 हो जाएगा। तो R/2 1 और 1 2 ओम आ गया। नहीं सॉरी 2 ओम का प्रतिरोध माना, तो R/2 से मतलब 2/2 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया R/2 2/2 मतलब कितना आ गया, 1 ओम आ गया, है ना। और ये 1 है, ये भी 1 है, R/2 मतलब ये 1 है। तो 1 और 1 2 आ गया। तो 2 का मतलब मैंने क्या माना, 2 का मतलब R की जगह मैंने 2 ही तो माना, तो R आ गया इसका आंसर। समझ गया, हाँ। वो आ तो 2 ही रहा था, पर R को मैंने 2 माना, ठीक है। जब 200 किलो ओम प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध, मतलब 200 किलो ओम मतलब 100 किलो ओम प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा था, कुल प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। 100/2 कर दो, 50 ओम हो जाएगा। मतलब जित पैरेलल में R/n करते हैं, तो 2 जोड़ा था, 100/2 50 किलो ओम आएगा, 50 किलो ओम। 50 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध निकालने के V = IR, है ना। प्रतिरोध निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो V² अपन को दे रखा है 250 × 250 V²/R होता है। तो R की वैल्यू निकालनी है, तो V²/P कर देंगे। R = V²/P। तो 250 × 250 100, तो वही है, 2 0 से 250 होगी, 250 2 0 कट जाएगी, 0 0 100 25 × 25 625 ओम आ गया। R प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधकों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। 3 प्रतिरोध के कैसे, तीनों को श्रेणी में लगा दो, 1, तीनों को पैरेलल में लगा दो, 2 को श्रेणी में लगा के 1 पैरेलल लगा दो, या फिर 2 को पैरेलल में लगा के 4 बना सकते हैं। मतलब 3 ओम के 4 पेयर हो सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। एक 4 समरूप प्रतिरोधों को पहले समांतर में फिर श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो पहले संयोजन का परिणामी
दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितने गुना होगा। ठीक है, अब जैसे मान लिए 4 प्रतिरोधों को पहले समांतर में जोड़ा जाता है, तो 2-2 ओम के 2-2 क्या 4-4 ले लेते हैं, 4 है ना, 4/4 1 आ जाएगा। 4 ओम के प्रतिरोध को पहले समांतर में, है ना, तो पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना होगा, मतलब दूसरे वाले के कितना गुना होगा समांतर वाला। तो 4 ओम के पैरेलल लगाए तो वही R/N, तो 4/4 1 ओम तो उसका आ गया समांतर का, और इसके कितने आ गए 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 1/16 हो जाएगा। आंसर आ गया 1/16, बिल्कुल सही है। 1/16 टाइम्स, बिल्कुल सही है। अब वही अगला प्रश्न है, 3 ओम के प्रतिरोध को एक चतुर्भुज में लगाया, 2 कोणों के बीच का प्रतिरोध, तो 3 3 6, 3 3 6 और 1/3 प्लस 1/6, मतलब 2 को तो सीरीज में और 1 को पहले में ले लेंगे, 1/3 प्लस 1/6, तो 6 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, मतलब 6 1/3 प्लस 1/6 है ना, 36 18, वही ऐसे कर लो ना, गुणा कर लो, 36 18 प्लस 6/9 18/9, 36 18 और 6 प्लस 3 9, 36 18/9, 2 आ गया, 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, टिन और लेड की मिश्र धातु है। सोल्डर, टिन और लेड मिश्र धातु है। देख इसमें क्या है, सोल्डरिंग 3 टाइप की होती है, सॉफ्ट, प्लम्बर और मीडियम, है ना। सॉफ्ट में 37 60, ये सॉफ्ट वाला तो याद ही रखना है, 37 और 60। और जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे सॉलिड होगी ना, मतलब कहने का मतलब है टिन का जो परसेंटेज है ना, वो उसको सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करता है। जितना ज़्यादा टिन का परसेंटेज होगा ना, उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस सोल्डरिंग में होगी। टिन और लेड, ठीक है, सॉफ्ट, प्लम्बर और मीडियम, उस हिसाब से। ठीक है, अब सॉलिड करना है, प्लम्बिंग करनी है, मतलब हार्ड सोल्डरिंग करना, तो लेड का प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 70% और 30%, क्योंकि उसमें मुलायमनेस कम होती है, तो बस टिन का 30%। अगला प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती है, तो R बराबर ρL/A है ना, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगला प्रश्न है, वही मैंने कहा था ना, सॉफ्ट मृदु सोल्डर का 37 63, वही लेड, सॉफ्ट सोल्डर का परसेंटेज लेड और टिन का कितना होता है, लेड का 37 और टिन का 63, लेड का 37 टिन का 63। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होगा। अच्छा, सोल्डर में जो फिल करते हैं ना टिन लेड की, उसका जो गलन बिंदु, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल इज 420 होगा। सोल्डर में भराव धातु का गलन बिंदु 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, मतलब 420 के डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद श्रेणी में, पहले 3 समांतर प्रतिरोध पहले समांतर में जुड़े हुए हैं, उसके बाद श्रेणी क्रम में, है ना, तो पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणाम में कितना होगा। अच्छा ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितना गुना होगा, मतलब 3 identical resistors are first connected in parallel, then in series, the resultant resistance of the first combination to the second will change। 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, मान लो 3 जुड़े हुए हैं, तो 3 R/N, 3/R की वैल्यू मान ली मैंने 3, ठीक है, तो 3/3 1 ओम तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 6 3 3 9, ये हो गया 9। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद फिर इक्विवेलेंट निकालना है अपन को, मतलब कहने का मतलब दोनों का रेशियो लेना है, तो R पैरेलल अपॉन 9 हो गया, उसका 1/9 आ गया, बस सीधी सी बात है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है, एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत पट्टिकाओं में बाएं से दाएं संयोजित किया गया, प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रमशः होंगे। ओके, सबसे पहले हरा,
तो बी रोए ग्रेट ब्रिटेन, मतलब 6 पे आ रहा है तो 5 आ गया सबसे पहले, 5 ओम, ठीक है। उसके बाद आगे काला, तो ठीक है, तो प्लस माइनस लगा देंगे। काले के लिए वही बी ब्लैक ब्राउन, तो पहले के लिए है ना एक बार कंफर्म कर लेते हैं, पहले ब्राउन आता है कि ब्लैक आता है। पहले आता है अपना वो ब्लैक ही आता है, ब्लैक ब्राउन, ठीक है। तो उसके बाद काला है, काला है तो वही काला है ना, तो काला है तो ठीक है। एक बताना भूल गया, प्रतिरोध का कलर कोडिंग में सामान्यतः 4 बैंड होते हैं। पहला है ना डिजिट, दूसरा पहला और दूसरा डिजिट के रूप में होता है, तीसरा मल्टीप्लायर, और चौथा जो होता है वो टॉलरेंस वगैरह का डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हरा काला, तो दोनों डिजिट होंगे, तो हरे के लिए हो गया 5, ठीक है। काले के लिए 0 हो गया, है ना। उसके बाद प्लस माइनस सोने के लिए होता है प्लस माइनस 10%, नहीं सोने मतलब गोल्ड के लिए तो प्लस माइनस 5%, और सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, तो वही प्लस माइनस 10%, ठीक है। पर इसमें आंसर गलत दे रखा है, हरा और काला, तो काले के लिए 0 डिजिट में है ना, सही दे रखा है इसमें। किसी भी संख्या की 0 होता है उसमें 5 ओम, ठीक है 5 ओम में प्लस माइनस 10%। रंग 5 हेतु, रंग 5 किसका होता है? हरे का होता है। अगला प्रश्न था, रंग 5 कार्बन हेतु किसके लिए प्रतिरोध? रंग 5 कार्बन प्रतिरोध का क्रम हरा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग 0 होता है, ये नियम किरचॉफ का सेकंड नियम है। कि एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग 0 होता है, ये नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है, ठीक है। अरे मतलब कहने का मतलब EMF प्लस I/R का एडिशन 0 होता है। अगला प्रश्न, किरचॉफ का नियम किसके साथ लागू नहीं होता है? किरचॉफ का नियम वितरित मानकों को नहीं लागू होता, वितरित मानक जो होता है ना उन पे लागू नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूट पैरामीटर्स पर लागू नहीं होता है। तो किस पे लागू होता है? लम्प्ड पैरामीटर्स पर लागू होता है, पैसिव एलिमेंट्स पर लागू होता है ना, निष्क्रिय तत्वों पर, और है ना, और रैखिक परिपथों पर लागू होता है ना। किरचॉफ का नियम वितरित मानकों पर लागू नहीं होता। किरचॉफ का नियम रैखिक परिपथों में लागू होता है अथवा निष्क्रिय तत्वों पर लागू होता है। निम्न में से क्या किसी यंत्र के गतिक गुण है? तद्रुमता यंत्र के गुण गतिक होते हैं, मतलब फाइडेलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट के किसी यंत्र के गतिक गुण को कहते हैं फाइडेलिटी, मतलब उसकी तद्रुमता कहते हैं। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध 4R हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि R बराबर रो L बाई ए होता है, लंबाई बढ़ेगी तब अनुपस्थ क्षेत्रफल A घटेगा, तो वो A/2 हो जाएगा। लंबाई दुगनी तो A/2, तो वही नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 रो L बाई ए होगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R बराबर रो L बाई ए। टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग, क्या उपयोग है? टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग सतहों से ऑक्साइड को निकालना है। सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार सहायक होता है। यह जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से बचाती है।
यह जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से बचाती है। यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव से सुगमता प्रदान करता है। यह सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है और ऊष्मा को जॉब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। तो सतहों पे से ऑक्साइड को निकालने का काम करता है। टाँका लगाने के बगैर सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है? तो सतहों से ऑक्साइड को निकालना। ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? ब्रेजिंग करते समय पीतल सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रेजिंग में पीतल का टाँका लगाया जाता है और इसमें जोड़ की धातु को पिघलाया नहीं जाता। ब्रेजिंग में पिघलाया नहीं जाता। यह क्रिया ब्लो, लैंप, वेल्डिंग, टॉर्च आदि से की जाती है। ब्रेजिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ सोल्डरिंग द्वारा तैयार किए गए जोड़ की अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। ब्रेजिंग द्वारा किए मतलब इसमें क्या, धातु को पिघलाया नहीं जाता। ब्रेजिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ सोल्डर द्वारा तैयार किए गए जोड़ की अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ओम इंटू मीटर होती है, रो की इकाई। जोड़ों पर टाँका लगाने की प्रक्रिया का क्या प्रयोजन है? जोड़ों पर टाँका लगाने की प्रक्रिया का सुचालकता बढ़ाना बढ़ाना होता है। इसमें कंडक्टिविटी बढ़ाना। विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में क्या होता है? विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है। अच्छा, विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में विशुद्ध इन प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? इन प्योर रजिस्टिव सर्किट में करंट इज फेज विद द वोल्टेज। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि सप्लाई की किस्म है? इससे ये पता चलता है कि सप्लाई की किस्म है डीसी। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई दिष्ट धारा है। हमारे पास 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध है। यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परिपथ में लगाना हो तब तुल्यांक प्रतिरोध के कितने मान संभव है? इसमें क्या होता है कि तीनों प्रतिरोधों को परिपथ में लगाना हो तो तुल्यांक कितने मान संभव है? इसके लिए फॉर्मूला है 2n। तो 3 प्रतिरोध तो 2 तो 8 पॉसिबल है। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे पाइप या कंडीड्यूट में बिछाया जाता है। पाइप या कंडीड्यूट में बिछाया जाता है। नर्म सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है? नर्म सोल्डरिंग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर की जाती है। टिन का गलनांक बिंदु है। टिन का गलनांक बिंदु 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 232। टिन मतलब दो, दो है ना, दो नाम है टिन। हिंदी में अगर टिन 2 तो 232 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डरिंग करने से पहले अगला प्रश्न है, टिन का गलनांक हो गया 232 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः किया जाता है। सोल्डरिंग करने से पहले टिनिंग किया जाता है। उसके बाद फ्लक्स का प्रयोग फिर टैकिंग, उसके बाद फ्लोटिंग कराया जाता है। अच्छा, पहले टिनिंग TF किया जाता है। सबसे पहले टिनिंग, उसके बाद फ्लक्स का प्रयोग, फिर टैकिंग और फिर उसके बाद फ्लोटिंग कराया जाता है। TF टिनिंग, फ्लक्स, टैकिंग और फ्लोटिंग। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध को ओम मीटर से दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है? सिलिकॉन में होता है। सिलिकॉन से बना प्रतिरोध का तापक्रम गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। अर्धचालक एवं इंसुलेटर का तापक्रम गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालक और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। चालक तथा धातु का ताप गुणांक धनात्मक होता है। धातु का ताप गुणांक धनात्मक होता है, चालक व धातु। अगला प्रश्न है,
सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर है वही टिन और शीशे का। टिन और लेड बोल दो, शीशा बोल दो। सोल्डर टिन और शीशे का मिश्र धातु है। टांका सोल्डर में टिन तथा शीशा पीबी लेड तक रहता है। परसेंटेज है 50 से 70, 50 से 30। पीतल है, पीतल में क्या? पिताजी मतलब कॉपर। पिताजी मतलब कॉपर और जिंक। 70% कॉपर, 30% जिंक। कांसा में कॉपर और टिन। 88 और 12%। गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक। पीतल में तो कॉपर जिंक है ना, पीतल में कॉपर जिंक है ना। कांसा में कॉपर टिन और गन मेटल में कॉपर टिन और जिंक तीनों। ठीक है। 88 और 10% और 2%। ओम का नियम का प्रयोग डैश किया जाता है। ओम का नियम रेक्टिफायर मुक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर डिवाइस के लिए है ना। ओम का नियम लीनियर परिपथों पर लागू होता है। नॉन लीनियर परिपथों पर ओम का नियम लागू नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टैब, डायोड, थायरिस्टर, इनके लिए लागू नहीं होता है ना। रेक्टिफायर मुक्ति है ना, रेक्टिफायर युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम कौन से संबंध में? ओम का लो V = IR, नॉर्मल है, कुछ प्रश्न है। अगला प्रश्न भी नॉर्मल है करंट का। अगला प्रश्न, सप्लाई कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है। सप्लाई कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात सप्लाई पर लगाया जाता है। कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात, सप्लाई को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात। ठीक है। एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 है। वर्णित नियम का किरचॉफ का प्रथम नियम है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात संधि पर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। किरचॉफ के तृतीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभव का बीजीय योग परस्पर जोड़े जाने पर 0 होता है। अच्छा, एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग पीसीबी में एक घटक संयोजन के लिए किया जाता है। एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग पीसीबी में, अच्छा पीसीबी में जो किया जाता है उसमें क्या है, कौन सा सोल्डर? वही पीसीबी में भी टिन और लेड, शीशा और टिन तथा लेड की भूरे रंग वाली ठोस मिश्र धातु होती है। अच्छा, भूरे रंग की होती है ठोस मिश्र धातु, जिसका गलनांक 400 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम होता है। कभी कभी गलनांक कम करने के लिए कुछ अन्य धातु जैसे सिल्वर, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इंडियन इत्यादि को भी थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। अनुरूपित लेपन का प्रयोग पीसीबी संयोजकों में डैश के लिए किया जाता है। अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजकों में नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाने के लिए किया जाता है। अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजकों में नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक को बचाने, अच्छा नमी वगैरह इनसे बचाने के लिए किया जाता है। नमी और संदूषण से मतलब प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटेमिनेशन। अच्छा ओके, प्रदूषण से। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु यूरेका है। यह 40% निकल और 60% तांबा से बनी मिश्र धातु है। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु यूरेका है। ओके, वायर बाउंड के लिए 40% निकल, 60% तांबा से बनी मिश्र धातु है। यह तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, जिसका उपयोग अधिक ऊष्मा पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। रेगुलेटर बनाने में सबसे प्रतिरोधक एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन में ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है। इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाता है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा वही V = IR 240/80, 3 एम्पियर। खत्म।
निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम का नियम है? V इक्वल टू आई आर निम्नलिखित में से कौन से समीकरणों में ओम का नियम के अनुसार सही नहीं है? V इक्वल टू आई आर पहला सही है ना। R1 R2 ये सही नहीं है। W बराबर आई स्क्वायर आर ये भी वही ओम का नियम के है ना के अनुसार ही है। और V बराबर W अपॉन आई मतलब कार्य वोल्ट बराबर कार्य अपॉन आई मतलब कूलाम से एम्पियर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W अपॉन आई ठीक है। W बराबर आई स्क्वायर आर लेसेस भी वही उसमें आते हैं ओम के नियम के अनुसार। यदि किसी परिपथ में अगला प्रश्न, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उसे प्रतिरोधक का मान शून्य निम्न सूत्र से ज्ञात है। वही सी वी इज इक्वल टू आई आर बराबर वी अपॉन आई। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोधक के पास वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उसे प्रतिरोधक का मान आर बराबर वन वी अपॉन आई से निकालता है। जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? 250 वोल्ट आपूर्ति हो, जब 6 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो लैंप रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होने के कारण लैंप फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, 6 वोल्ट का लैंप पर 250 लगाएंगे तो वोल्टेज अधिक वोल्टेज होने के कारण लैंप फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है अर्थात R प्रोपोर्शनल टू एल। चालक की प्रतिरोधकता R बराबर रो एल बाई ए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बस किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध है। सामान्य पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध वायर बाउंड है। ओके। ये प्रतिरोधक यूरेका तथा मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के महीन व नंगे तार की चीनी मिट्टी सिरेमिक या बेकेलाइट से बने शीट या पाइप पर लिपटे तैयार किए जाते हैं। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता वोल्टेज धारा क्षमता कार्बन प्रतिरोधक की अपेक्षा अधिक होती है वायर बाउंड की। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्विच बंद किए जाने पर वोल्ट मीटर में क्या संख्या है? स्विच में दिए गए वोल्ट मीटर का स्विच बंद होने पर बढ़ेगा। ओके, मतलब पैरेलल लगा रखा है। स्विच अगर लगा देंगे तो वोल्ट मीटर में धारा प्रवाहित होगी, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है अपनी मूल लंबाई की 3 गुनी खींची जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो वही R 3 गुना खींचा जाता है। R रो एल बाई ए 3 गुना 3L और A बाई 3 तो 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा। पहले प्रतिरोध 10 ओम था तो अब 9 गुना हो जाएगा तो 90 ओम हो जाएगा। खत्म। अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओम को पारे के संबंध प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ओम प्रतिरोध को नापने की इकाई ओम है। यह एक पारे के एक ऐसे कॉलम की प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 10.63 सेंटीमीटर हो तथा मोटाई एक जैसी है तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका भार 14.4521 ग्राम हो तथा इलेक्ट्रिसिटी की काल 2,97,841.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की चाल 2 लाख मतलब अप्रोक्सीमेट 3 लाख के आसपास, वही प्रकाश की चाल के आसपास हो गया, थोड़ा कम बस। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई पहले तार के 4 गुना है आडी क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल आधा हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है,
कुछ नहीं होगा, उसका प्रतिरोध दूसरे तार की लंबाई में 4 गुना है तो 4L हो जाएगा। 4L हो जाएगा तो 4L और आड़ी क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल आधा तो A/2 तो ऊपर 8 आ जाएगा, है ना। 4L और नीचे A/2 तो ऊपर 8 आ जाएगा। पहले 10 ओम था तो 80 ओम हो जाएगा, ख़त्म। निम्न प्रतिरोध के यहाँ 2-2 ओम के लगे हुए हैं तो 2 और 2 4, क्या 2-2 ओम के लगे हुए हैं वही ट्रायंगल में, तो 2 और 2 के 4, 1/4 1/2, है ना। 1/4 प्लस 1/2 4, 1 प्लस 2, 2 और 1 3, वही 3 बटे वही मतलब 1.5 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। 3/2 1.5 एम्पियर। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक त्रिभुज में रूप में जोड़ा जाता है तो सॉरी, तो दोनों के बीच कितना ओम होगा, मतलब कितना ओम है टोटल इक्विवेलेंट। 2 ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो 2 और 2 4, फिर 4/2 वही 4/3 ओम आ जाएगा। ट्रायंगल में जोड़ा जाता है तो 2-2 को तो सीरीज में लेके एक को पैरेलल में कर लेंगे। अगला प्रश्न नॉर्मल है। R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है। तो R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा ना, मतलब जस्ट V=IR होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उल्टा हो जाएगा इसका। तो I1/I2 बराबर हो जाएगा 1/4। प्रतिरोध जिसका मान ज़्यादा होगा वह कम धारा प्रवाह करेगा, जो कम मान का प्रतिरोध होगा वह ज़्यादा धारा वहन करेगा। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है जब धारा कम प्रतिरोध में ज़्यादा व ज़्यादा वाले में कम होगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट 230 वोल्ट वाले बल्ब वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो निकल जाएगा पावर VI होता है, वो उस पावर वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो P=V²/R होता है, तो R बराबर V²/P, तो V², 230 × 230/100 तो आ जाएगा 529 ओम आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है जहाँ I, V और V=IR कॉमन। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप प्रतिरोध का न्यूनतम होगा। निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। लैंप C, मतलब जो वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध निकालना है तो वही P=V²/R से, तो R बराबर V²/P। तो 110 और 100 वाट और 110 का वोल्ट, तो 110 वोल्ट 110 × 110/100 121 ओम होगा। जो दिए गए ऑप्शनों में सबसे कम ये है, तो ये सी होगा। यदि 100 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध 500 होगा, खत्म। यदि 5-5 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ दे तो कुल प्रतिरोध 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध 5-5 के 10 ओम हो जाएगा। एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित लैंप में धारा निकालनी है। P=VI, तो 55/220 पावर 55 वाट बटे P=VI होता है, तो I=P/V 55/220 तो 0.25 मतलब 0.25 एम्पियर हो गई। दो विद्युत बल्बों के प्रतिरोध 1:2 के अनुपात में इन्हें समांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है। उनमें सामर्थ्य का क्षय निम्न अनुपात में होगा। अच्छा, वही सामर्थ्य का क्षय मतलब वही पूछ रहा है कि पावर क्या होगा। तो निकल जाएगा पावर P=V²/R होता है, तो पहले के लिए W1 और दूसरे के लिए W2, P1 मान लो चाहे P2 मान लो, ठीक है। तो V²/R होता है, तो R नीचे आ रहा है तो वो है रिवर्स है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो पावर कितने में 2:1 रहेगी। W1 में मतलब 1:2 का प्रतिरोध था, तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1। जिस कम वाले प्रतिरोध में है ना ज़्यादा पावर जाएगी, W1/W2 आ जाएगा 2:1 और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपक्षयण प्रतिरोध को रोकने के लिए इस्पात में कौन सा तत्व मिश्रित किया जाता है? अपक्षयण प्रतिरोध को रोकने के लिए इस्पात में क्रोमियम मिश्रित किया जाता है। क्रोमियम मिलने से प्राप्त स्टील को ही स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। इसमें अपक्षयण नहीं होता है। इसका प्रयोग सर्जिकल औजार, घरेलू बर्तन आदि में किया जाता है, के प्रयोग में किया जाता है। यदि घरों में लगाए जाने वाले 2 बल्ब 60 वाट एवं 100 वाट के हैं तो उनका प्रतिरोध को जस्ट प्रतिरोध है ना, तो उल्टा हो जाएगा। 100 इधर मतलब रेशियो है 60 और 100 का वाट का है, तो 100 और 60 हो जाएगा तो 5:3 हो जाएगा। 5:3 हो जाएगा तो R1 ज़्यादा है, R1 बराबर R1 ज़्यादा होगा, तो R1 जिसका कम वाट है वो ज़्यादा होगा ना, तो R1 ज़्यादा उसमें दे रखा है, R1 ग्रेटर देन R2 सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर मतलब ब्रिज मतलब 4 ब्रिज वाला जो रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें 4 स्क्वायर में मतलब स्क्वायर में ब्रिज रजिस्टर लगे होते हैं, और बीच में जो मतलब वैसे 2 साइडों से 2 ऐसे, तो बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। हाँ, उस टाइप का प्रश्न है। 2 ओम में कोई धारा नहीं होगी, मतलब इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन से, तो सॉरी इस वाले को व्हीट स्टोन से तो कहते हैं। 2 ओम में कोई धारा नहीं होगी, जो तो समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम होगा, क्योंकि यह चित्र संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है जिसमें बीच वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। और इसका अगर ना वो निकालें इक्विवेलेंट, बीच वाले में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं, तो बीच वाला खत्म। 10 और 10 20, 20 और 20 20 20 10 ओम आ जाएगा, खत्म। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम है किसी बंद पास में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, तथा उस परिपथ में लगे समस्त वोल्टेज सोर्स का बीजीय योग 0 होता है। किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धारा, पहला ये है, समस्त धाराओं का योग बीजीय योग 0 होता है पहला। 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध 1/3 + 1/6। भैया तो ऐसे कर दो, नहीं तो 3 × 6 18, 18/9 2 ओम हो जाएगी, खत्म। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने वाला, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस जिगजैग वाला, कैपेसिटर वैसे और इंडक्टर वैसे। 10 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है तो परिणाम 5 ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, वोल्ट की विभवांतर की वोल्ट, धारा की एम्पियर, शक्ति की वोट। 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो 50 ओम, ठीक है। तब उन्हें समांतर में जोड़ दिए तो 8 ओम करते हैं। तो ऑप्शन से कर लेंगे ये, तो ऑप्शन से जैसे 10 और 40 बैठ रहा है, 10 और 40 श्रेणी में 50 हो गए, 1/10 + 1 मतलब 10 × 40 400, 400/50 8 ओम आ गया, खत्म। 20 सेमी लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है। इसका वर्तमान प्रतिरोध R = ρL/, ऐसे कर देंगे, है ना। पर इसमें जैसे 20 का पहले कंपैरिजन करेंगे R1 R2 से। हाँ, R1/R2 = L1/L2 इंटू ना, ऊपर R1 का नीचे A1 और R2 का ऊपर A2, तो R1/R2 = L1/L2 इंटू A2/A1। तो भाई 5/R2, 5 क्या है, 5 ओम प्रतिरोध है, 5/R2 / 20/40, तो R2 बराबर आ जाएगा 40 × 5/20, 10 ओम। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई में वृद्धि होने पर प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमण में समानुपाती है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R = ρL/A। यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि किसी वैद्युतिक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, ठीक है भाई। यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो दोगुना हो जाएगा। यदि किसी 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई
दोगुनी कर दी जाए। यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? पॉइंट 4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी, इसका प्रतिरोध यदि 8 हो जाएगी। 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध दुगना अर्थात 0.8 ओम हो जाएगा। जब 15 वाट का विभवांतर एक प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो इसमें 3 एम्पीयर की विद्युत धारा बहती है। अगर विद्युत धारा 5 सेकंड तक रहे तो इसमें कौन सा कथन से होगा? अरे यार, Q बराबर IT होता है तो 3 गुणा 5 मतलब 5 सेकंड तक 3 एम्पीयर की धारा, 3 गुणा 5 15 कूलाम, तो ये हो गए, कूलाम निकल गया, खत्म। उसके बाद पावर निकाल लो, P = VI 15 वोट, VI 15 इंटू VI मतलब 15 × 45, 15 3 एम्पीयर है ना, 15 × 45 वोट हो गए शक्ति, पावर। उसके बाद कार्य कितना किया? 51 विभवांतर तक ना 45 काम किया। पावर इंटू कितने सेकंड तक? 45 गुणा 5 225 जूल आ गया। ठीक है। R बराबर वो रजिस्टर में निकाल सकते हैं, 15/3 5 ओम आ गया। अगला प्रश्न, जब D1 बराबर 0.5 D2, L2 बराबर 4L1 तो दोनों चालक ताम्र से बने हैं तो प्रतिरोध R1/R2 का क्या होगा? तो D1 0.5 D2 है तो L2 बराबर 4 है, दोनों चालक ताम्र से बने हैं तो R1 के मान। अच्छा, तो ये पूछ रही है, अच्छा प्रश्न है, मतलब किसी से भी बने हो पर प्रतिरोध तो एक ही होगा, एक बात एक ही होगा, ताम्र से बने हैं तो प्रतिरोध एक ही होगा। एक R प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दुगनी लंबाई तक कर्षित किया जाता है। यदि आयतन अपरिवर्तित रहे तो उसका मतलब ये ठीक है, कितना? दुगना। तो दुगना करते हैं तो वही, यदि R प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दुगनी लंबाई पर कर्षित किया जाए तो आयतन अपरिवर्तित रहे तो प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। ठीक है। यदि एक लोह निकेल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए, यदि एक लोह निकल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लोह से निकल की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाती है। यह डैश के कारण होती है। यदि एक लोह निकल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर वो धारा लोह से निकल की ओर जाती है ना, वह गर्म हो जाती है। तो इस प्रभाव को कहलाते हैं पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। यदि एक लोह निकल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लोह से निकल की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाती है। यह पेल्टियर प्रभाव के कारण होता है। क्रमशः 3 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 ओम की बैटरी से जुड़े हैं तो गुजरने वाली धारा क्या होगा? 3 ओम सीरीज में तो 3 और 6 9 ओम, 2 एम्पियर की धारा 18/9, 3 और 6 9, 18/9 2 एम्पियर आ गया। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेशिता मतलब प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस है ना, और इसका व्युत्क्रम इम्पीडेंस मतलब रुकावट और एडमिटेंस मतलब प्रवेशिता। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेशिता मतलब इम्पीडेंस का व्युत्क्रम एडमिटेंस और कंडक्टेंस का वही रेजिस्टेंस होता है। जेड बराबर मतलब प्रतिरोध जेड बराबर 1/y, वाई मतलब एडमिटेंस। कुल ओम क्या होगा? दो ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल और 1 ओम का श्रेणी में, तो 2 और 2 2/2 1 और 1 2 ओम हो गया। विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? यदि विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में, विशिष्ट प्रतिरोधी में धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। फेज में 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के ताप एवं उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध ताप एवं चालक का प्रतिरोध ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता।
चालक का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद नहीं, चालक का प्रतिरोध ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत इस्त्री की तापन कुंडली का प्रतिरोध है R बराबर V²/P। कुंडली का प्रतिरोध V², 200 गुणा 200 बटे 1000, 3 जीरो कट गई तो 2 गुणा 40 ओम आ गया। समान वोल्टेज पर प्रयुक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 डिजाइन किए गए। तो विकल्प डी, R2 का मान R1 से दुगना होगा। अच्छा, वही जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है ना, जिसका कम है ना, तो वही बात होगी ना। 200 वाट का बल्ब वो है, 100 वाट का है, तो उसका कम वाले का प्रतिरोध, जिसकी शक्ति कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो 200 वाट है तो R2 ज़्यादा, R2 का मान R1 से दोगुना है। समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट और 100 वाट, इसका प्रतिरोध R1 R2 होगा। तो R1 वही R2 ज़्यादा होगा, बी होगा। R2 बराबर 2R1, वही क्रॉस वाला मतलब अनुपात वाला सिस्टम है, इधर का उधर का। डीसी श्रेणी व समांतर परिपथ के लिए नीचे दिक्कत कौन सा सही है? डीसी श्रेणी व समांतर परिपथ हेतु दोनों में शक्ति जुड़ जाती है। अच्छा, श्रेणी में वोल्टेज जुड़ जाती है, समांतर में श्रेणी में वोल्टेज जुड़ते हैं और समांतर में धारा जुड़ती है। श्रेणी में धारा एक समान रहती है, श्रेणी में धारा एक समान वही बात होगी ना, श्रेणी में धारा एक समान रहती है तो वोल्टेज जुड़ जाते हैं। समांतर में वोल्टेज समान रहता है तो करंट जुड़ जाती है। तो हर एक तत्व में समांतर में वोल्टेज समान रहता है, हर एक तत्व में। जब किसी चालक कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इसका ताप बढ़ता है। जबकि वही हो गया I²R। जब किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप बढ़ता है, क्योंकि I²R हानि हमेशा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप ताप बढ़ जाता है। इस प्रभाव का प्रयोग इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, बल्ब आदि में करते हैं। मोह मापनी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापने का प्रयोग प्रतिरोध को मापने के लिए। मोह मापनी का प्रयोग किसी चालक की चालक, तो अच्छा मोह उल्टा है, ओम नहीं है, मोह है। मोह मापनी का प्रयोग किसी चालक की चालकता को मापने के लिए होता है। चालक का व्युत्क्रम प्रतिरोध होता है G=1/R। सामान्यतः किसी चालक का ताप बढ़ने पर चालकता घटती है और प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ती है और चालकता कम हो जाती है। सर्किट का पूर्ण प्रतिरोध 8 और 8 पैरेलल में है तो 8/2 4 और 21 25 ओम आ गया, खत्म। यदि अनुप्रयुक्त वोल्टेज 100 वोल्ट है तो सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 100 वोल्ट है तो और रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस है 25, तो 100/25 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 21 ओम प्रतिरोध के सिरों पर मापा गया वोल्टेज क्या होगा? अच्छा, और ओम 21 ओम का प्रतिरोध 4 एम्पियर की धारा है तो 21/4 84 वोल्ट आ गया। ठीक है। R प्रतिरोध को तार के n बराबर भागों में काटा जाता है। R प्रतिरोध को n बराबर भागों में तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R प्रतिरोध के तारों को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इसको समांतर में जोड़ दिया जाता है। इसका फॉर्मूला है R/n²। तथा n समान भागों के प्रतिरोध R को उल्टा भी ले सकते हैं। अगर श्रेणी में काट के श्रेणी में पैरेलल लेते हैं तो R/n², और अगर जैसे प्रतिरोध तथा समान भाग के प्रतिरोध R को, जिसमें सब R समता है, तो उसको समतुल्य प्रतिरोध R/n होगा। वो समांतर में तो R/n है। R/n²। 2.2 किलोवाट व 220 वाले वोल्टर का हीटर का प्रतिरोध क्या होगा? वही R बराबर 20 P बराबर V²/R से, तो R बराबर V²/P। 220 × 220 अपॉन 2.2, ये तो ओम आ गया, किलो के लिए 1000 तो 22 ओम आ गया टोटल हीटर का प्रतिरोध। 100 किलोमीटर लंबी केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है। 50 किलोमीटर की लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R प्रोपोर्शनल 1/L होता है। R1/R2 बराबर L2/L1। अच्छा,
ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस लंबाई के साथ बढ़ता है, मतलब कम होता है, तो R1/R2 L2/L1 अपोजिट होगा, इसमें आएगा 0.2 मेगा ओम। शंट के प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध होता है। शंट के प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। शंट में तो कम होता है ना। शंट के प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। शंट प्रतिरोध मैग्नीन का होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च धारा से एमीटर की सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। यह धारा को बाईपास कर देता है। ठीक है। 20 सेंटीमीटर लंबाई तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक समान रूप से ताना जाता है। वर्तमान प्रतिरोध होगा R1/R2 बराबर L1/L2, 5/20, R2 बराबर 10 ओम आ जाएगा। ठीक है। एक प्रतिरोध 4 ओम तार को बीच में 180 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। इन भागों को दोनों सिरों पर जोड़ दिया जाता है। नया प्रतिरोध। एक प्रतिरोध 4 ओम तार को बीच में 180 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। इन भागों दोनों सिरों पर इनका नया प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम होगा प्रतिरोध। क्यों 1 ओम? इसलिए होगा कि 4 ओम है, बराबर बीच में से जोड़ेंगे तो 2 ओम हो गया ना। 2 ओम के समांतर पैरेलल हो गए, 2/R/N होता है, तो 2/2 1 आ गया, 1 ओम होगा। सही है। थर्मिस्टर के लिए क्या होता है? थर्मिस्टर एक ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ताप गुणांक का गुण रखता है। मतलब थर्मिस्टर ऋणात्मक भी है, धनात्मक दोनों ताप। थर्मिस्टर की बात कर रहे थे। थर्मिस्टर एक ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ताप गुणांक का गुण रखता है, लेकिन इसका ऋणात्मक ताप गुणांक वाला ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ताप गुणांक रखता है, पर लेकिन ऋणात्मक ताप गुणांक ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आग अलार्म परिपथ में प्रयोग किया जाता है। थर्मिस्टर एक अरेखीय प्रतिरोध होता है। ठीक है। अगला है, स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए क्या होता है? स्रोत से धारा अधिक कैसे ले सकते हैं? स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिक धारा लेने के लिए समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। स्रोत से अधिक धारा लेने हेतु प्रतिरोध का मान न्यूनतम होना चाहिए, और न्यूनतम मान समांतर में होता है। कम होने पर अधिकतम प्रतिरोध होना चाहिए। अधिक प्रतिरोध हेतु सीरीज और कम हेतु समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चालकत्व का मान क्या होगा? चालकत्व का मान रेजिस्टेंस निकाल देंगे, 1/रेजिस्टेंस कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुल्यांक ए और बीच के बल तुल्यांक ये भी निकल जाएगा। और इसका आर और आर क्या होगा? इसका 2 आर है, 2 समांतर आर है, तो आर प्लस आर R1 2 समांतर है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो ये आर ये दोनों समांतर, ये आर दो आर, मतलब आर 2 आर और 2 आर, और फिर ठीक है फिर। अच्छा, 2 आर और 2 आर के हैं, 2 आर हो गए, और फिर 2 आर और के 2 आर पैरेलल हैं, ये हो गया, और फिर एक आर इसका, तो R/2 होगा इसका। प्रतिरोध बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग? प्रतिरोध बनाने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन में दिया गया उसके अनुसार नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है। मैग्नीन तथा यूरेका का प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है इनका भी प्रयोग। पीला वर्ण का प्रतिरोध कौन सा नंबर होता है? पीले का तो 4 होता है। पीला वर्ण का प्रतिनिधित्व 4 होता है। इसमें काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा सब ये होते हैं। ये भी निकल जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप ये भी निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? किसी कार्य से किया हुआ किसी आवेश के सम, तो वोल्ट बराबर कार्य जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत आवेश के बीच के बल कूलाम नियम किसके समान होते हैं? विद्युत आवेशों के बीच कूलाम नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के समान होते हैं। विद्युत F बराबर 1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं।
1/3 प्रतिरोध को 3 क्रम के उपयोग में करते हुए सबसे अधिक प्रतिरोध क्या? 1/3 प्रतिरोध को 3 क्रम के उपयोग करते हुए सबसे अधिक प्रतिरोध 1 ओम होगा। जब तीनों को श्रेणी क्रम में लगाया जाए 1/3 + 1/3 + 1/3 तो 1 हो जाएगा। एक चालक में y सेकंड के लिए x एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का कूलाम में कितना Q बराबर I t होता है। Q बराबर I और t, तो I धारा और t समय, वो मतलब x तो धारा है और y सेकंड, तो xy Q बराबर xy हो जाएगा। एक तार जिसका प्रतिरोध 24 ओम है एक वृत्तीय अंगूठी के रूप में मोड़ दिया जाता है। इस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी व्यास के सिरों के बीच प्रभावकारी प्रतिरोध होगा। किसी व्यास के सिरों के बीच प्रभावकारी प्रतिरोध होगा। गोल मोड़ने के बाद व्यास के 2 बिंदु के बीच प्रतिरोध अब 24 ओम 2 भाग में बढ़ जाएगा, है ना। वही है 24 ओम 2 भाग में बढ़ जाएगा, तो 24 12 गुणा 12 अरे ऐसे कर लो, 12 कहते हो तो R/N 12/2 6 ओम आ गया, खत्म। एक वोल्ट मापी जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 25 वोल्ट तक रीड कर सकता है, इसे 250 वोल्ट तक आप किस प्रकार रीड कर पाएंगे? ये अच्छा प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, है ना। इसको करने के लिए कुछ नहीं होता। वोल्ट मापी जिसका 1000 है तो पहले तो m गुणांक निकालते हैं। इसका लिए फॉर्मूला होता है RS बराबर RM × m-1। क्या होता है RS? अब वोल्ट मापी है तो वोल्ट मापी के लिए होगा RS बराबर RM × RM-1। और अगर जैसे वोल्ट मापी तो एमीटर होता है, 1/m-1 नीचे से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Vm/V मतलब 250 तो वोल्ट है और 25 वोल्ट तक 25 वोल्ट रीड कर रहा है और 250 तक करवाना है, तो कितने गुना करना है? 10 गुना करवाना है। कहने का मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10। 25 रीड कर रहा है, 25 रीड कर रहा है, 250 करवाना है, तो 250/25 10 m गुणांक आ गया 10, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो उसके बाद RM का प्रतिरोध मतलब पहले वाला प्रतिरोध क्या है 1000 × m क्या है 10 - 9, तो 9 × 1000 9000 ओम श्रेणी में लगेगा, ठीक है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है, अच्छी प्रतिरोध चांदी की होती है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ चांदी की होती है। कुंडली एक ऐसी होती है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होना चाहिए। चांदी का प्रतिरोध अन्य की तुलना में सबसे कम होता है, ठीक है। 100 वाट और 200 वाट के बल्बों को 200 वाट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। 200 वाट के बल्बों को 200 वोल्ट के बल्बों को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। बल्बों द्वारा खर्च की कुल पावर क्या होगी? अच्छा, तो पहले तो R1 R2 निकाल लेंगे। 200 × 200/100 400 2 है ना, तो 400 ओम तो दोनों में हो गया। और धारा क्या होगी 200 I और V अपॉन टोटल 400 800, तो 200/800 2/8 एम्पियर 1/4 और P बराबर I² R, तो 2/8 × 2/8 × 800, तो 4/8 100, तो 50 वाट आ गई। नीचे दिए गए परिपथ में कुछ निष्कर्षण शक्ति R2 के पार P है। अच्छा, समीकरण के अनुसार निकाल देंगे। 4P/3 आएगा। यदि 2 समान प्रतिरोध एक बैटरी की श्रेणी के रूप में संयोजित किए जाते हैं तो उनके उत्पन्न भी शक्ति 20 वाट है। इन प्रतिरोधों किस बैटरी के समांतर संयोजित किया जाए जो उत्पन्न शक्ति होगी? यदि 2 समान प्रतिरोधक एक बैटरी के जरिए श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति 20 वाट है। इन प्रतिरोधों को इसी बैटरी में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो शक्ति 80 वाट हो जाएगी। कैसे, है ना, क्योंकि एक R और R तो 2R हो गए और उसमें R/2 होगा तो 2 नीचे हो जाएगा और 2 हो जाएगा तो 80 वाट हो जाएगा। समांतर में आधा हो जाता है ना। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्रतिरोध का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है। प्रतिरोध की कोई आयु नहीं होती। एक प्रतिरोध भौतिक आकार एवं प्रतिरोध मान के सभी से संबंध होता है। किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार किसी बंद पास नेटवर्क में सभी
IR पातो और EMF का बीजीय गणित योग्य होता है, सदैव शून्य होता है। किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार किसी बंद लूप में सभी ड्रॉप और EMF बीज गणित का योग शून्य होता है। 10 MA मतलब मिली एम्पियर रेंज के 1 मिली एमीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक कॉइल है। एमीटर रेंज के एमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब वो ये जैसे मैंने बताया था ना, अब ये एमीटर दे रखा है, वोल्ट मीटर में तो RS बराबर RM इंटू M-1 था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से M-1 करके। अब इसमें डिवाइडेशन है, श्रेणी में बचा है तो RS बराबर RM अपॉन M-1। ठीक है, इसमें रेंज कितनी है, पहले रेंज कितनी है, कितना नापना है, 1 मतलब 1000 M की रेंज में की कोयल है तो 1000 बटे 10 तो 100 आ गया। तो RM कितनी, एक में एक ओम तो 1/100 -1 1/99 ओम आ गया। 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो वही 1.2 2 × 3/2 + 3 6/5 1.2। एक संभरिक के यदि स्थिर शक्ति प्रदान की जाए और वोल्टता 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार होगा। एक फीडर में यदि स्थिर शक्ति प्रदान की जाए और वोल्टता 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार मूल अनुप्रस्थ काट का 1/4 हो जाएगा। मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी तो 1/4 मतलब आकार कम हो जाएगा। V² बराबर 1 आकार होता है, अर्थात वोल्टता बढ़ाने पर आकार V² गुना के टर्म में घटेगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी कवर करते हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क से निर्मित होता है 2 पोर्ट नेटवर्क। 1.4 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोध हो जाएगा 0.8 ओम हो जाएगा। लीनियर डिवाइस है, हीटर एलिमेंट लीनियर डिवाइस है। किरचॉफ नियम लागू नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क में किरचॉफ के नियम लागू नहीं होते। कैपेसिटर से पराविद्युत हानियाँ का कारण है क्षरण धारा, मतलब जो लीकेज करंट होती है ना, क्षरण धारा। पराविद्युत हानियों का कारण है क्षरण धारा। कुंडली का क्यों बढ़ाने के लिए कुंडली में प्रयुक्त किया जाना चाहिए मोटा तार। अच्छा, उसका मतलब आवेश बढ़ाने के लिए मोटा तार थिक वायर यूज करना चाहिए। एक 2 पोर्ट नेटवर्क में हाइब्रिड पैरामीटर्स प्रदर्शित करते हैं। U2 तथा I1 के पदों में U1 और I2 को एक कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित हो जाता है 5T में। एक कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित हो जाता है 5T में। इसी परिपथ में ट्रांजिएंट धाराओं का कारण है परिपथ को अप्लाई की गई वोल्टेज। ट्रांजिएंट धाराओं का कारण है परिपथ को अप्लाई की गई वोल्टेज। किसी परिपथ में अधिकतम पावर ट्रांसफर के समय पावर ट्रांसफर की दक्षता क्या होनी चाहिए। अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए पावर ट्रांसफर की दक्षता होनी चाहिए 50%। यदि किसी ग्राफ में B ब्रांच तथा N नोड्स हैं तब क्षोड़ की संख्या को B -N+1 से निकालते हैं ना। B या तो B -N-1 ब्रैकेट्स में या B -N+1। एक कांस्टेंटन के बैंड स्टॉप फिल्टर में शंट एलिमेंट होता है श्रेणी में LC परिपथ। एक 5000 माइक्रोफैरड धारिता के कैपेसिटर का प्रतिरोध 2 ओम है। जब कैपेसिटर में 20 एम्पियर धारा प्रवाह होती है तब वह शक्ति 50 वोल्ट होगी। अच्छा, एक्टिव नेटवर्क में धारा स्रोत होता है। हाई पास फिल्टर में श्रेणी तथा शंट एलिमेंट उपक्रम बने होते हैं। कैपेसिटिव हाई पास फिल्टर प्रोफाइल हाई पास फिल्टर में श्रेणी तथा शंट एलिमेंट होते हैं। मतलब हाई पास फिल्टर में श्रेणी में तो कैपेसिटर और शंट में इंडक्टर। श्रेणी में कैपेसिटर, शंट में इंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं। सुपरपोजिशन प्रमेय किस अवधारणा पर आधारित है। लीनियरिटी पर आधारित है सुपरपोजिशन।
नेटवर्क में अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित बंद पाथ को कहते हैं जंक्शन। धारा स्रोत एवं प्रतिबाधा समांतर क्रम में लगा देते हैं तो इससे कुछ एलिमेंट बनता है। दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग क्रिया में जोड़ने वाली धातु के अतिरिक्त प्रयोग में आने वाली तीसरी धातु को कहते हैं फिलर धातु अथवा सोल्डर। फिलर धातु का निर्माण किस धातुओं से किया जाता है? सीसा और टिन से। फिलर मतलब लेड और टिन। वैद्युतिक उपकरणों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टिन व लेड की 50% होती है। रेडियो टीवी कार्यों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टिन और लेड की प्रतिशत, मतलब रेडियो और टीवी वाले कार्यों में टिन तो ज़्यादा होता है 80% और लेड 20% होता है। फ्लक्स बाजार में किस रूप में उपलब्ध होता है? चूर्ण तथा लेई के रूप में। ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किन की आवश्यकता होती है? ब्लो लैंप, सोल्डर रोड और फ्लक्स की। सोल्डरिंग पात्र एवं कड़छी द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किन की आवश्यकता होती है? सोल्डरिंग पात्र, कड़छी, रोड और फ्लक्स। फ्लक्स तो हर जगह आएगा, रोड और फ्लक्स। सोल्डरिंग आयरन का बिट किस धातु का बना होता है? तांबे का। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एवं वेल्डिंग में कौन सा जोड़ सर्वाधिक मजबूत एवं स्थायी प्रकृति का होता है? वेल्डिंग। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर। ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या है? अल्फा है ताप गुणांक का मात्रक और मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या है? चालकता को जी से प्रदर्शित किया, इसका मात्रक साइमन है, सीमन या साइमन। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। जटिल 10 डीसी परिपथों के लिए किस रूसी वैज्ञानिक ने 2 नवंबर प्रतिपादित किए? किरचॉफ ने। व्हीट स्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोधक लगाए जाते हैं? 4। व्हीट स्टोन 4 लगाए जाते हैं। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की गणना के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? जूल का नियम। किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। कथन किस नियम का विषय बताता है? किरचॉफ का विद्युत धारा नियम। इस उपकरण का प्रयोग व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का प्रयोग व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ब्रेजिंग में धातु का टांका लगाया जाता है, किसका? पीतल का। यह नियम डीसी परिपथों में विद्युत धारा आई विभवांतर वी प्रतिरोध वी ओम का नियम प्रतिरोध आर के लिए होता है, ओम का नियम। यह किसी वैद्युतिक उपकरण में आउटपुट का इनपुट से अनुपात होता है। यह किसी वैद्युतिक उपकरण में आउटपुट का इनपुट से विद्युतिक दक्षता। सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा ब्लो लैंप में बड़े जोड़ लगाए जा सकते हैं। वेल्डिंग में जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है।